नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। चीन इन दिनों बहुत चिंता में है, बहुत परेशान है चीन, और यह चिंता भी उसकी अपनी करनी के चलते ही बढ़ी है। चीन ने अपने ताजा बयान में कहा है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष को लेकर बेहद चिंतित है, परेशान है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कल कहा कि देखिए, चीन आशा करता है कि दोनों देश दूर की सोचते हुए, यानी कि फ्यूचर की सोचते हुए शांत और संयमित रहेंगे। अब देखिए, चीन को बड़ा इंटरेस्ट है यहां पर। आगे क्या कहा? आगे कहा कि बातचीत के जरिए आपसी चिंताओं को हल करने पर अडिग रहेंगे। हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष संघर्षों को बढ़ाने से बचेंगे और मिलकर अपने देशों और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे। अब चीन की यह चिंता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर फिर से बड़ी झड़पों को लेकर है, क्योंकि दर्जनों तालिबानी लड़ाके और पाकिस्तानी सैनिक ताजा झड़पों में मारे गए हैं। पाकिस्तान को बड़ी मार पड़ी है। अब समाचार एजेंसी के मुताबिक, रॉयटर्स के मुताबिक, तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच यह सबसे भीषण लड़ाई है, जिसे लेकर चीन खासा चिंता में है। क्योंकि चीन ने ये जान लिया है, चीन ये जानता है कि वो खुद इस हालात के लिए जिम्मेदार है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान में दोस्ती कराने चले चीन की चाल अब उल्टी पड़ गई है और हालात अब चीन के काबू से बाहर हो गए हैं। अब चीन परेशान क्यों ना हो? चीन के इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान में है ही है, वो तालिबान यानी अफगानिस्तान में भी चाहता है कि उसका वर्चस्व बना रहे। अब तालिबान पाकिस्तान में घमासान, कैसे टेंशन में चीन, ये आप जान लीजिए। दोनों पक्षों में घमासान से चीन परेशान है। अब रविवार की बात की जाए तो रविवार को करीब 58 पाक सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर चौकियां जो हैं वो बंद की और चौकियों पर कब्जे की खबर भी आ रही थी। अफगानिस्तान भी दावा करता है, पाकिस्तान भी दावा करता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में निर्यात ठप, यानी कि ना माल यहां से वहां जाएगा, ना माल वहां से यहां आएगा। अब सामान किसका होता है, वो माल किसका होता है? अब सोचिए, चीन को बड़ा इंटरेस्ट है। चीन एक ऐसा विस्तारवादी देश है जो चाहता है दुनिया में उसका सामान बिके, दुनिया के रास्ते उसके लिए खुले रहें, और दुनिया का बेड़ा गर्क भी चीन ही करता है। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान से शांति की अपील चीन ने की है, यह जानना यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ काबुल इस्लामाबाद अपने राजनयिक रिश्ते जो हैं वो सुधारें, ये चीन कह रहा है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें चीन कह रहा है, एकदम चाशनी में डुबो के उसकी बातें ऐसे लग रही हैं कि जैसे सबका हित वो चाहता हो और मध्यस्थता की भूमिका निभाने चले। चीन को झटका यहां पर लगा है। ये तो मैंने आपको बताया कि चीन बड़ा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन ये घमासान कैसे शुरू हुआ ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए, पाकिस्तान ने पहले हवाई हमले किए थे, एयर स्ट्राइक्स की थी, ये उकसावे का कारण था। काबुल में एयर स्ट्राइक की, उसने सोचा कि हम टीटीपी के चीफ को निशाना बना लेंगे, बड़ी वाहवाही मिलेगी, लोग हमारी तारीफें करेंगे, लेकिन पड़ गया उल्टा। पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते ये एयर स्ट्राइक की थी। हमले में देखिए, जो चीफ है वो जख्मी हुए और मौत की पुष्टि नहीं हुई है। टीटीपी के चीफ जख्मी होने की खबर सामने आई, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। अब रविवार को अफगान पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष तेज हो गया है। अब अफगानी जो हैं वो दबने वाले नहीं हैं, वो जवाब देना जानते हैं, उन्हें पता है कैसे जवाब देना है। और भी हम जानकारी आपके साथ साझा करते चलेंगे, लेकिन अभी चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जो है वो जुड़ चुका है। रुख करूंगा अपने शानदार पैनल का। इस वक्त हमारे साथ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कर्नल शिवदान सिंह जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और भी हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले शिवदान जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। चीन को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मित्रता की बात कर रहा है, एक मीडिएटर का रोल करेगा, वो आर्बिट्रेटर बनेगा, ये तमाम चीजें करेगा। कर्नल शिवदान जी, अपने ही चाल में क्या चीन फंसता हुआ आपको नजर आ रहा है कि भाई वो दोस्ती कराना चाहता है, लेकिन हित तो ये है कि भाई उसके प्रोजेक्ट्स ना फंस जाएं, उसको ये डर है? देखिए, जो चीन ने ये जो वन बेल्ट वन रोड स्कीम लागू की है, जिसको सीपीईसी भी बोलते हैं, तो इस स्कीम को वो पूरे यूरोप तक पहुंचाना चाहता है। अब पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए आगे उसको वो उसको पहुंचाना चाहता है यूरोप तक। यदि इसमें भारत, सॉरी,
ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये टेंशन हो जाता है तो उसका ये जो वन रोड वन बेल्ट स्कीम है वो प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि पाकिस्तान से गुजर रहा है अफगानिस्तान में जा रहा है तो अफगानिस्तान उसको जरूर डिस्टर्ब करेगा बीच में। तो इसलिए चीन का आर्थिक हित को हानि हो रही है, इसलिए वो मित्रता की बात उसने शुरू कर दी है। अदरवाइज चीन की कभी स्कीम मित्रता वाली नहीं रही है। हमें उसने पूरे दक्षिण एशिया में 16 देशों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है चीन ने। बिल्कुल, तो चीन तो फेमस रहा है दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने का, उनको इस तरह का सीमा विवाद में उलझाने का। अब चीन का जो प्रायोरिटी है वो जमीन के बजाय आर्थिक उस पर झुक चुकी है। इसलिए चीन का इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दोनों में सुलह हो जाए, दोस्ती हो जाए और उसका सीपीसी सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ये सुलह आज से नहीं करा रहे, सुलह कब से कराना ये चाह रहे हैं। अगर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें जानकारी कि अगस्त से ये प्रयास किया जा रहा है। कैप्टन यूके देवनाथ जी के पास मैं जाना चाहूंगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा, ये इतनी लंबी कोशिश चीन की रही है लेकिन चीजें खराब फिर भी हुई हैं, इसका कारण मुख्य क्या रहा है देवनाथ जी? जी हाँ, चीन की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान में अपनी पैठ बढ़ाई हुई है और काफी सक्सेसफुल भी हुआ है, उसी तरह से चीन अपनी पैठ अफगानिस्तान में भी बढ़ाना चाहता है। इसके तहत वह वहाँ पर बीआरआई के तहत सीपेक जैसा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, जो कि चीन के शिनजियांग प्रोविंस से चालू होगा और या तो वखान कॉरिडोर से या शायद पाकिस्तान के खैबर दर्रे से वो आगे अफगानिस्तान जाएगा और अफगानिस्तान से ईरान होते हुए यूरोप की तरफ चला जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने $35 बिलियन इन्वेस्टमेंट का दावा किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक फ्रक्टिफाई नहीं हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल है। अभी पिछले साल ही चीन ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तालिबान सरकार के साथ। अफगानिस्तान का जो अमू दरिया एरिया है वहां पर चीनी इंजीनियर्स गए थे, उन्होंने वहां सर्वे करके बोला है कि जमीन के नीचे कच्चा तेल है और गैस है। तो चीन की जो पेट्रोलियम कंपनी है उसने अफगानिस्तान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है $540 मिलियन का। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगले 25 साल तक, बिल्कुल, बोलिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत चीन की कंपनी जो है $540 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी और अगले 25 साल तक अमू दरिया में जो गैस और ऑयल निकलेगा उसका प्राइमरी हक जो होगा चीन कंपनी को होगा कि उसको किसको बेचेगी। तो चीन अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है, काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। चीन को यह भी डर है कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान में अमेरिका फिर से घुस आए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये बयान दिया है कि वह फिर से बगराम एयरफील्ड पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, बिल्कुल, उसके बाद से चीन थोड़ा सा तिलमिलाया हुआ है, थोड़ा चिंतित भी है। ये बगराम तो वो नहीं देंगे। बगराम के लिए तो उन्होंने कह दिए कि बगराम आप कैसे ले लोगे, उसको लेने का कोई तरीका ही नहीं बचा है। अब आप मिलिटरीली जाओगे वहां पर तो पॉसिबल नहीं है। डिप्लोमेटिकली आप कूटनीतिक स्तर पर अगर आप संवाद करोगे कि हमें बगराम चाहिए तो क्या तालिबानी मान जाएंगे? तालिबान को पता है कि भाई उनका क्या रिलेशन रहा है यूएस के साथ। लेकिन अब आपने जो पॉइंट यहां पर दिया, ये मैंने भी पढ़ा था कि भाई अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चीन चाहता है, एक रास्ते के तौर पर भी वो रहेगा, पहली बात। और दूसरा तेल की बात, तो अगला अमेरिका बनना चाह रहा है क्या चीन? चीन एग्जैक्टली वो चीजें करना चाहता है जो अमेरिका करता है, जहां पर तेल है तो वहां पर क्रांति उसको लाना जरूरी हो जाता है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, पहली चीज तो ये बता दूं कि तालिबान जब बोलता है कि बगराम नहीं देगा, तालिबान के पिछले 50 साल के इतिहास से हमें यह समझना पड़ेगा। उसका मतलब ये होता कि फिलहाल ऐसा नहीं होने देगा। पिछले 50 साल में तालिबान ने कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, ओवरनाइट पिछले 50 साल में उसने बड़े बड़े टर्न्स किए हैं। पाकिस्तान में एक कहावत है कि तालिबान को समझाना इतना ही आसान है जितना कि अपनी बिगड़ी हुई मिसेस को, पत्नी को समझाना। अच्छा, ये पाकिस्तानी कहावत है। ये तो मुश्किल, नामुमकिन है ना फिर वो तो।
तो हजारों साल से हम देखते हैं, जब अलेक्जेंडर ने यानी सिकंदर ने भी जब अफगानिस्तान के रास्ते से वो भारत आए, हाँ। तब से ही मालूम है कि अफगानिस्तान में जो ट्राइबल्स होते हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस करते हैं, हम्म। लेकिन उनका एक तरीका है कि उनको गिफ्ट देने पड़ते हैं, हम्म। उनको नजराना देना पड़ता है, उसके बाद वो मान जाते हैं। हम्म। इस का ये आप जो देवनाथ जी बता रहे हैं वो उनका कल्चरल एस्पेक्ट है, वो कल्चर पर चलते हैं। वो कहा जाता है कि भाई आप अगर उनके गांव में हैं और आप पर अगर हमला भी हो जाए तो पूरा गांव आपके लिए लड़ेगा, आपको बचा लेगा। बड़ी अमेरिकन मूवीज भी इस पर जो है वो बनी है। उनके कल्चरल एस्पेक्ट को आप कैसे यहाँ पर समेट के रख लेते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि भाई अगर आप बोलें तो उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उनके पास कोई ऐसी टैंक टेक्नोलॉजी नहीं होगी, उनके पास कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होगी अगर पाकिस्तान से लड़ने की बात भी आ जाए। ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव मैंने लिया। कर्नल शिवदान जी के पास भी मैं जाना चाहूंगा। कर्नल शिवदान जी, अब तालिबान के लिए लड़ना पाकिस्तान से कितने लंबे समय तक संभव रह सकता है और कितना मतलब पॉसिबल है ग्राउंड रियलिटी के तौर पर? क्योंकि फौज की अगर बात की जाए तो तालिबान कोई ऐसी फौज नहीं है, वैसा देश नहीं है कि भाई जिसके पास सब कुछ हो, जैसे या तो भारत या पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तालिबान के लिए चैलेंजेस क्या है? देखिए, तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्योंकि उनके पास प्रॉपर आर्मी नहीं है, उनके पास एयरफोर्स भी इस प्रकार की नहीं है जो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके, और भी रिसोर्सेज उनके इतने ज्यादा नहीं जितने पाकिस्तान के पास हैं। तो पाकिस्तान जैसी सेना के साथ उनका लंबा युद्ध नहीं चल सकता है। अब रूस की सेना के सामने वो सफल हो चुके थे, क्योंकि रूसी सेना रूस से अफगानिस्तान में आई थी। उनको छापामार युद्ध से उन्होंने उसको वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने अमेरिका को भी, क्योंकि वो अमेरिका से सैनिक आए थे, वो भी जो थे इस तरह के नहीं थे कि जो बिल्कुल इस तरह के युद्ध कर सकें। तो इसलिए उनके साथ तो तालिबान सक्सेसफुल हो चुके हैं, मगर पाकिस्तान की सेना बिल्कुल अपने ही देश की सीमाओं पर युद्ध करेगी और उसका पूरा बैकअप है, सब कुछ अपना उसका पाकिस्तानी सेना के पास। इसलिए तालिबान जो है पाकिस्तानी सेना के साथ लंबे समय तक नहीं टिक सकते हैं। हाँ, छापामार युद्ध इस तरह का छोटे मोटे जो गुरिल्ला वॉरफेयर तो तब काम आती है कर्नल शिवदान जी जब दुश्मन आपके देश के अंदर घुस जाए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। या तो चाहे वो यूएसएसआर हो, रशिया से भी नहीं, यूएसएसआर से ये लोग लड़े हैं, उसमें भी कामयाब हुए, गुरिल्ला वॉरफेयर था वहां पर। अमेरिका से भी गुरिल्ला वॉरफेयर में इनकी बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान से दिक्कत यही है कि भाई वो बॉर्डर टू बॉर्डर लड़ाई होगी। लेकिन ये मौका आपको नहीं लगता कि भाई अब उनको उन्नत हथियार खरीदने चाहिए या फिर कुछ देशों को देना चाहिए जो उनके दोस्त हैं? आप इशारा समझ रहे होंगे कि भाई मिसाइल दे दो। देखिए, ऐसा है, देवनाथ जी मुस्कुरा रहे हैं और समझ गए एयरफोर्स की भाषा में। नहीं, ऐसा है, तालिबान अब पावर में आ चुके हैं और उन्हें अब एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें अपने देश की सेना का निर्माण करना चाहिए और उसके लिए उन्हें अपना जो भी जरूरत है सेना की, उन्हें पूरी करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ उनके मित्र देशों को भी उनको इस तरह का सहायता देनी चाहिए जिससे वो सैनिक दृष्टि से स्ट्रॉन्ग बन सके। मगर एक बात है कि तालिबान इसलिए सैनिक दृष्टि मजबूत नहीं बन सके इस वक्त क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है कि वो ऑल आउट जाकर के अपनी सेना के लिए हथियार, गोला बारूद और महंगा सामान जैसे एयरफोर्स के प्लेन एक्सेट्रा खरीद सके। तो आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की कौन सी अच्छी, कर्नल शिवदान जी? ये भी आप समझिए। ऐसा है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मगर पाकिस्तान लंबे समय से एक प्रॉपर सेना मेंटेन कर रहा है। वो तो उसने पूरा सिस्टम अपना एक पूरा पाइपलाइन सेट किया है, उसका तो भीख मांगने का स्टाइल है। हम तो कहते हैं अफगानी तो फिर भी एक उनमें वो बात है, अंदर जिगरा है, वो तहजीब है, वो कल्चर है। भारत के साथ लंबे संघर्ष के बाद ठीक है, पाकिस्तानी सेना ने धीरे धीरे अपने मित्र देशों से अपना सैनिक सामग्री लेकर के और अपना भारत का खतरा दिखा करके सबको, ठीक है, अपनी सेना को इतना कर लिया है कि वो भारतीय सेना के सामने भी कुछ दिन खड़ी रह जाती है, मगर ज्यादा लंबा नहीं खड़ी रह जाती है। 4 युद्ध पाकिस्तान हार चुका है, मगर फिर भी भारत हार चुका है। भारत एक महाशक्ति है, मगर अफगानिस्तान के सामने वो इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है जिससे कि अफगानिस्तान की सेना को हरा सके। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर हीरो तो पाकिस्तान बन ही रहा है इस वक्त। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, आप मेरी पूरी बात को समझ चुके हैं। मैंने बस साफ तौर पर कहा है कि आपको फाइटर जेट नहीं खरीदने, आप फाइटर जेट मत खरीदिए। आपको टैंक पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, आप उसमें करिए।
लेकिन मिसाइल लेने से आपको कौन मना कर रहा है? बड़ी लंबी लंबी दूरी की मिसाइलें आती हैं और आपका बॉर्डर बिल्कुल पास है। पाकिस्तान को इतना समझने में मौका नहीं लगेगा जब तक अफगानिस्तान उनके शहरों पर हमले कर सकता है, उनके मेन सिटीज को। अरे भाई, काबुल पे हमला किया है ना, तो आप इस्लामाबाद पर हमला करिए, लाहौर पर मिसाइल गिराइए, बम गिराइए, तो मजा आएगा ना, तो आनंद आएगा। ये क्या मतलब आप वो लड़ रहे हैं आप अपने एलएमजी से, एमएमजी से, फिर मोटार से, उन हथियारों से लड़के देखने में अच्छा लगता है, बहादुरी है, लेकिन मिसाइलें उनको लेनी चाहिए ईरान से। ईरान जैसे देश अगर दें उनको, या फिर कोई और देश दे सके, आप क्या सजेस्ट करेंगे? शिवन जी, कोई और एक देश में नंबर एक तो भारत का नाम लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार ये दावा कर रही है कि अफगानिस्तान से जो ये हमले हो रहे हैं उसके पीछे रॉ का हाथ है। क्या भारत अफगानिस्तान के लड़ाकों को, टीटीपी के लड़ाकों को या तालिबान को मिसाइलें दे सकता है? होता यह है कि मिसाइलें देने का जो प्रक्रिया है बहुत लंबा है। एक तो है पॉलिटिकल क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि काफी सारी मिसाइलें भारत के पास जो हैं, शोल्डर्ड फायर मिसाइल्स की भी बात कर रहा हूं, वो हम थर्ड कंट्री से ला रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम वो मिसाइल फ्रांस से लाए हैं या रशिया से लाए हैं, तो इसके पहले कि हम चोरी छिपे क्लैंडस्टाइन तरीके से रॉ के एजेंट जाके वहां 6 या 12 मिसाइलें दे दें, हमें पॉलिटिकल क्लियरेंस फ्रांस से या रशिया से लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये हो जाती है कि भारत फिलहाल यह बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान से हमारा जो मिलाप है, दोस्ती है, वो कूटनीतिक स्तर पर है और राजनीतिक स्तर पर है और व्यापार के स्तर पर है। क्या हम अफगानिस्तान को अभी तक हथियार दे रहे हैं? अभी तक हमने अफगानिस्तान को हथियार देने की बात कबूली नहीं है। और मेरा जो इन्फॉर्म्ड सोर्स है वो भी ये बता रहा है कि अभी तक हमने अफगानिस्तान में अपने किसी हथियारबंद रॉ एजेंट को नहीं भेजा है। बिल्कुल, रॉ डेफिनेटली अफगानिस्तान में काम कर रही है, जैसे कि दुनिया के किसी भी देश में काम करती है। देवनाथ जी, रॉ जितना काम कर रही है, हम तो अपनी डिफेंस के लिए वहां पर होंगे, लेकिन आईएसआई जो वहां पर कर रही है वो तो एक अलग लेवल पर कर रही है ना साहब। वो इंडियन एजेंट्स को ट्रैक करना, इंडियंस को ट्रैक करना, 2 बार वहां पर धमाके हुए। एक बार काबुल एम्बेसी में आपने देखा किस तरीके से हमारे डिफेंस अटैची शहीद हो गए वहां पर, और पहले भी बॉम्बिंग्स हुई हैं। इसमें तो पाकिस्तान का हाथ है, तो वहां हमारा रोल डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अब जैसे अगर वहां के मंत्री आते हैं तालिबान के, अब हम कोई एक पटल पर बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई अगर आप हमारे साथ डील करनी है कि जो स्वदेशी हथियार हम आपको दे सकते हैं, उनके ऊपर तो हम कम से कम चर्चा कर लें। आप ब्रह्मोस दे देंगे तो और अच्छा है, लेकिन फिर वो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? शिवम जी, होता यह है कि वेपन्स 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे वेपन्स होते हैं जिनको कि आप समझिए, अगर हम तालिबान को चोरी छिपे दे दें तो उसका, मैं कहता हूं चोरी छुपे क्यों देना, मतलब अगर लीगल रूट से किया जाए। अमेरिका हथियार बेच रहा है, हर कोई हथियार बेच रहा है, हम भी हथियार बेच रहे हैं, लेकिन फिर अब उसको तालिबान को खरीदने वाला बनना चाहिए, उस पर लोन पे आप दीजिए, कुछ तो तरीका निकालिए। हाँ, तो होता ये है कि अगर हम एक हथियार तालिबान को दे दें, वो अगर सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, ज्यादातर कई वेपन्स ऐसे होते हैं, खासतौर से जैसे शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, वो एक पैकेज के अंदर होते हैं। पैकेज खोलिए, उसमें लिखा हुआ लिटरेचर कैसे इस्तेमाल करना है, 5 मिनट जरा ब्रीफिंग दीजिए और कोई भी इंटेलिजेंट बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है। यानी कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई वर्कशॉप, कोई लेबोरेटरी, कोई ट्यूनिंग के लिए एक्सपर्ट मैकेनिक्स नहीं चाहिए। ठीक है, कंटेनर खोलिए और इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से जैसे रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल होती हैं, शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होती हैं, हम अफगानिस्तान को दे सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने किन्हीं कारणों से, और कारण काफी जटिल हैं, अभी तक अफगानिस्तान को कोई भी हथियार, चाहे वो मेक इन इंडिया के तहत हम भारत में बना रहे हैं, देना शुरू नहीं किया है। क्योंकि फिर जो हमारे रिश्ते हैं दूसरे आयाम में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम फिलहाल देखिए, अभी तो अफगानिस्तान के साथ दोस्ती में हमने हाथ भी ठीक से नहीं मिलाया है।
5 उंगलियों से हाथ नहीं मिलाया, पर 3 उंगलियों ये से हाथ कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आई कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट और तालिबान के साथ रिश्ते, हालांकि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत इसमें कोई ज्यादा है। शक नहीं है। देखिए, हाँ हाँ। अमेरिकन एजेंट्स अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं हम्म और वो डेफिनेटली तालिबान सरकार को रिझाएंगे। हम्म। अमेरिकन यूरोपियंस का सदियों पुराना एक तरीका है कि वो जहां भी जाते हैं वहां के राज हम्म, ठीक है, मतलब वो रिझाने का प्रयास करेंगे। एक एक इस पर आपके पॉइंट को मैं समझ चुका हूं। श्रीवास्तव जी भी हमारे, संजीव श्रीवास्तव जी, आपका कर रहे बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ आए। देवनाथ जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन आपकी बात को मैं समझ गया। यहाँ पर वेस्टर्न इंटरफेरेंस कितना वहां पर होगा। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। मुद्दा मुख्य तौर पर तो ये है कि चीन को बड़ा ये लगता है कि वहां पर शांति होनी चाहिए, जो तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। ये तालिबान के जो लीडर, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हमने केवल 10% अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, 100% करेंगे तो क्या ही हो जाएगा। चाइना क्यों इतना परेशान है, उसके क्या फ्यूचर इंटरेस्ट हैं उसको लेकर, और पूरे अगर आप विश्व की बात की जाए जिसमें भारत के लिए उसके क्या इफेक्ट्स, क्या इंपैक्ट्स, उसका असर क्या हो सकता है। श्रीवास्तव जी, एक तो इस पर चर्चा। देखिए, चाइना अफगानिस्तान में भी अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर रखने के लिए, और पाकिस्तान में जो उसकी सीपीईसी की जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि पहले से ही उसके ऊपर बड़े खतरे बलूच लोग पैदा कर रहे हैं, और भारत का भी एक विरोध रहता है कि ये जो पूरा सीपीसी का प्रोजेक्ट है वो भारतीय जो टेरिटरी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां से होकर के गुजरता है। तो पहले से ही सीपीसी के ऊपर बड़ी चुनौतियां, ये तो संजीव जी सीपीसी प्लस बताते हैं इसको, कि इससे भी बड़ा वो बनाएंगे, उनको रास्ता देंगे, रूट बना देंगे, वहीं से रास्ता चलेगा वो, और इसको ऐड ऑन करके इतना बड़ा बना देंगे। लेकिन ये फेल हो गए। इन्होंने पहले अगस्त से ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई प्रेम हो जाए, बात खत्म हो जाए, लड़ाई ना हो, मित्रता रहे, लेकिन ये बदस्तूर फेल हो रहे हैं। जी जी, सीपीईसी प्लस का उनका कंसेप्ट भी है, और जाहिर है कि इसको ये अफगानिस्तान में भी ले जा करके, और अफगानिस्तान का जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है $3 ट्रिलियन का, जो कि जमीन में दबा पड़ा है, उसको वो टैप करना चाहते हैं। और चाइना एक बेहद सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र है। वैसे सेल्फ सेंट्रिक राष्ट्र की अगर बात करें तो आजकल जो दूसरी एक महाशक्ति वेस्ट में है, वो भी काफी सेल्फ सेंट्रिक व्यवहार कर रही है। लेकिन चाइना तो एक घोषित रूप से और जो और काफी जो आत्म केंद्रित तरीके से वो कार्य कर रहा है। तो ये जो चाइना का जो बिहेवियर है वो उसी का नतीजा है कि और उसी के कारण चाइना इस तरीके की चिंताएं व्यक्त कर रहा है। वो सीपीईसी की परियोजनाओं पर जो संकट पैदा हो रहे हैं, अफगानिस्तान तक ले जाने की उसकी जो महत्वाकांक्षा है, सभी खतरे में पड़ सकती है यदि तालिबान और पाकिस्तान जो है इसी तरीके से टकराते रहे। तो जाहिर है कि सब कुछ चाइना का उस क्षेत्र में जो उसके डिजाइन्स हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। तो इसी वजह से चाइना इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि जहां तक शांति की बात है, तो ये जो शांति अगर नहीं है, अगर वहां पर हिंसा हो रही है, तो इसके पीछे मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। और पाकिस्तान की जो पश्तून आबादी के प्रति जो उसका दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट है, डुलर लाइन के ऊपर जो है जिस तरीके से वो बाढ़ लगाने इत्यादि का काम करके पूरी पश्तून आबादी को डिवाइड करके रखना चाहते हैं, और डिवाइड एंड रूल, जो डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी रही है पश्तूनों के प्रति, उसमें उसकी वजह से पश्तून आबादी में संजीव जी, इमरान खान के समय तो ये बेहतर था। मतलब वो इमरान खान के समय अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से रिश्ते अच्छे करने की बात होती थी कि पश्तून हमारे भाई हैं, अफगानी हमारे भाई हैं, वो तमाम चीजें। इमरान खान गए और रिश्ता भी गया। नहीं, देखिए, पश्तूनों के प्रति भी मैं शिवम जी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का जो ट्रीटमेंट रहा है वो पहले भी सेकेंडरी ही रहा है, इमरान खान रहे हो या उसके आज भी। क्योंकि ये जो पश्तून आबादी जो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है और फिर अफगानिस्तान में उसकी संख्या है, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा और जो अफगानिस्तान के जो इलाके हैं उसमें ये बहुत बड़ी आबादी है। और इस आबादी को लेकर के पाकिस्तान के सभी हुक्मरानों में, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो रियल रूलर वहां की सेना होती है, और वहां की सेना और वहां की आईएसआई, तो वो चाहे वो जनरल बाजवा रहे हो या आज के वो फील्ड मार्शल मुनीर हो,
वो सभी इस बात को लेकर के आशंकित रहते रहे हैं पहले से भी, कि ये जो पश्तून यदि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक हो गए तो फिर ये अलग पश्तूनिस्तान की मांग को करना शुरू कर देंगे। और ये जो पाकिस्तान के अंदर ही एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पहले से ही चल रहा है, वो और अधिक तेज हो जाएगा, और वो तेज है भी। तो ये जो पश्तूनों के प्रति पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ये साजिश रची कि इन पश्तून आबादी को एक बाढ़ बना करके डिवाइड करके रख दो, तमाम चेक पॉइंट बना दो, समय समय पर चेक पॉइंट बंद कर दो, आने जाने में दिक्कतें पैदा करो, और तभी जाकर के ये जो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की जो मांग है उसको रोका जा सकता है। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी रही है पाकिस्तानियों की, उसकी वजह से ये समस्या है। और तालिबान जाहिर है कि इसको पसंद नहीं करता है। तालिबान ने बाढ़ लगाने का हमेशा विरोध किया है, और डूरंड लाइन को तो तालिबान की सरकार भी नहीं मानती है। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने कभी भी डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी। ये सिर्फ पाकिस्तानी है जो डूरंड लाइन की बात करता है, और उसके आधार पर नहीं, वहां जो जिस चीज में उनका फायदा होगा वो उसी की बात करेंगे। मैं और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जो पहले की जो इमरान खान की सरकार थी, एक तरफ तो आप तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाने के लिए सारी ताकत आप झोंक रहे थे। आपके जो DGISI काबुल में बैठ करके पंजशीर के जो ऑपरेशन को सुपरवाइज करने के लिए भी पहुंच गए थे, वहां पर चाय पी रहे थे और वहां पर ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर रहे थे काबुल में बैठ करके। और दूसरी तरफ आप बाढ़ भी लगा रहे हो कि जब तालिबान सत्ता में आ जाएगा तो हम बाढ़ लगा करके उसको रोकेंगे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड और अंधदृष्टि, ब्लाइंड साइटेडनेस जिसको मैं कहता हूँ, कि आप जो है आफत भी बुला रहे हो और आफत को बढ़ावा भी दे रहे हो। तो ये जो पूरी जो एक अंधदृष्टि रही है पाकिस्तानियों की, कोई इसमें सोच नहीं, और कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो किस तरह से सोचते हैं। उनके वो अंदर जाहिर है कि कोई रणनीतिक थिंकिंग नहीं है, और इसका ही परिणाम है। और आतंकियों को आपने पहले पाल रखा है। ये रिश्ते कहां से कहां चले गए, ये भी एक प्रश्न है कि रिश्ते कितने खराब हो गए, ये भी हमें समझना जरूरी है। रिश्तों की अगर बात की जाए तो शिवदान जी, आपको याद होगा जब तालिबान की सरकार आई थी, यानी कि तालिबानी जब कुर्सी पर आ गए थे, तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों पर जो डिबेट्स होती थी, ये जश्न मनाते थे, ये वहाँ पर भंगड़ा डाल रहे थे ये सब लोग कि भाई पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि हमारे भाई आ गए, इनका राज आ गया, इनकी सरकार आ गई। अब यही जो भंगड़ा डाल रहे थे, अब ये परेशान हो गए कि अभी तो हमें गोली मार देंगे आके। रिश्ते कहाँ से कहाँ खराब हो गए। ये रिश्ते अब सुधर सकते हैं क्या? क्योंकि तालिबान को परेशान करने में पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रोल रहा है। यूएस के समय से पैदा करने में मदद की और फिर मारने में भी मदद करी, और तालिबान इस बात को अच्छे से समझता है कि ये दोस्त नहीं है, ये सांप है जो मेरे बगल में रहता है, ये मुझे ही डसेगा। देखिए, ऐसा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो आपको पता है पख्तूनों की आबादी है, और इसके अलावा जो पख्तून जो है काफी अफगानिस्तान में भी है। तो जो है खैबर पख्तूनख्वा को स्वायत्ता दिलाने के लिए, और खैबर पख्तूनख्वा को जो पाकिस्तान ने इल्ट्रीट किया है, जो उसके साथ भेदभाव किया है, उसको प्रॉपर विकास नहीं किया, उसमें जो उसको जो पिछड़ापन है उसके प्रति अफगानिस्तान की सहानुभूति है खैबर पख्तूनख्वा के साथ में। इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते तल्ख हुए, क्योंकि अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के TTP के उनसे अपनी सिंपैथी रखता है और उनको पूरी सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की सेना पर TTP के लड़ाके हमला कर रहे हैं। इसलिए इनके रिश्ते खराब हुए। हालांकि तालिबान को क्रिएट करने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ रहा है। पूरे पाकिस्तान के मदरसों ने रूसी सेना के अफगानिस्तान में होने के टाइम पर अपने सारे जो स्टूडेंट्स थे उनको तालिबान बना दिया था, और तालिबान बना करके रूसी सेना के सामने भेजा था। इसलिए जो जितने भी अफगानिस्तान में तालिबान का जो सरकार बनी है, उसमें पाकिस्तान के ट्रेंड जो तालिबान थे वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए, मगर ये जो आपस का जो इनका जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान का, उसके कारण इनके रिश्ते खराब हुए। और उसके बाद काफी अफगान की आबादी रिफ्यूजी बनकर के पाकिस्तान में रह रही है, जो पाकिस्तान के लिए एक प्रकार का उसको पाकिस्तान की सरकार अपने ऊपर बोझ मानती है। इतने ज्यादा जो रिफ्यूजी पाकिस्तान में आ गए हैं उनके भरण पोषण के लिए, इसलिए पाकिस्तान जो है उन रिफ्यूजीज को वापस पुश कर रहा है, और जबकि अफगानिस्तान इस बात को लाइक नहीं कर रहा है। इसलिए कुछ ऐसे इनके आपस के इश्यूज हैं जिनके कारण इनके आपस के रिश्ते जो हैं तल्ख हो गए हैं और खराब हो रहे हैं।
ठीक है, ये कितना खराब हो सकता है देवनाथ जी? मैं आपसे अगर पूछूं सीपीईसी के लिए, सीपेक के लिए हो या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की अगर आप बात करें, कितना ये खतरनाक हो सकता है? ये रिश्ते अगर ऐसे ही खराब होते रहे तो क्या ये सीपेक डिस्टेबलाइज हो जाएगा? अगर इसमें, क्योंकि अफगानिस्तान की कोई अच्छी दोस्ती चीन से अभी तो नजर नहीं आ रही है, फ्यूचर में डेवलप हो जाए बहुत अच्छे लेवल पे तो अलग बात है, लेकिन अगर ये और डिस्टेबलाइज हुआ और रिश्ते और खराब हुए जिसके आसार हैं, तो आपको क्या लगता है ये चाइना के लिए और कितनी परेशानी हो जाएगी? तभी वो चाह रहा है जल्दी दोस्ती हो जाए। देवनाथ जी, कर्नल ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अगर ये मेरा प्रश्न आपसे था। चलिए ठीक है, शायद यह नेटवर्क का इशू आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये कितना डिस्टेबलाइज कर देगा अगर सीपेक की अगर बात की जाए? ठीक है देवनाथ जी, आप हमारे साथ अगर हैं? हाँ, आपका बीच में नेटवर्क बीच में मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एस्केलेट हुआ और ज्यादा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, तो ये कितना बड़ा नुकसान सीपेक के लिए, उनके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिए रहेगा, ये हमें समझना जरूरी है, जिससे पाकिस्तान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर चीन परेशान है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू यहां पर है, एक बार हम ये करेंगे। लेकिन संजीव जी, एग्जैक्टली सवाल मेरा आपसे भी यही है, कितना डिस्टेबलाइज हो सकता है सीपेक अगर ये एस्केलेट होता रहा तो? सीपेक पहले से ही डिस्टेबलाइज हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि बलूचों का एक बहुत बड़ा गुस्सा इस पूरे सीपेक को लेकर के है। बलूच चाइना के वर्कर्स पर, इंजीनियर्स पर भी हमले करते हैं, और बीएलए बीएलएफ तो सीधा सीधा वहां पर बड़े अटैक्स कर रहे हैं, और उसी तरीके से भारत का भी विरोध है। और अब जाहिर है कि अफगानिस्तान में जो चाइना को इस चाइना की जो इस पूरे सीपीईसी को ले जाने की जो मंशा है, उसका विस्तार करने की मंशा है, उस पर भी बाधाएं आएंगी। और ये जो पूरा जो सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है, वो वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है एक उपनिवेशवादी प्रोजेक्ट है, एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना पाकिस्तान को एक तरीके से आने वाले भविष्य में वर्षों दशकों में अपने गुलाम के तौर पर वो डेवलप करने की सोच के तहत वो ऐसा कर रहा है। और सीपीईसी के तहत जो बहुत बड़ा कर्ज का जो जाल, डेट ट्रैप जो चाइना बिछा रहा है, उसमें पाकिस्तान तो फंस चुका है, वो अफगानिस्तान को भी फंसाना चाहता है। तो ये सीपीईसी के बारे में जो एक वास्तविक उसकी जो सच्चाई यही है कि ये एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स के तहत ये चाइना कंडक्ट करता है। और चाइना की मंशा पाकिस्तान को उपनिवेश के तौर पर डेवलप करने की है, जो कि उसमें सफल होता वो दिख रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में भी वो इस पूरे सीपीईसी का विस्तार करना चाहता है, और बलूचिस्तान के और अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का वो शोषण दोहन करना चाहता है। तो ये लेकिन इस परियोजना का से बहुत सारे देश अब बाहर भी आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रद्द भी हो रहे हैं। इस तरीके की चैलेंजेस पाकिस्तान के अंदर भी, जैसे कि मैंने बताया, बलूचों के भारत का जो विरोध है, सही जाहिर है कि वो सारी बातें इसके लिए समस्या पैदा कर रही हैं। लेकिन अगर आप पूरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो स्थितियों के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, उसमें अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का ही जो क्रिएशन है। और पाकिस्तान का जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो संगठन है, जो कि तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, सबसे बड़ा खतरा बन गया है। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो जाहिर है कि उनकी जो मंशा है वो बहुत बड़ी मंशा, महत्वाकांक्षा उनकी बड़ी है। वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर ही अधिकार नहीं करना चाहते, बल्कि पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहते हैं। अच्छा। और ये जो इमरान खान के द्वारा, आपको याद होगा अगस्त 2021 में, आपके दर्शकों को याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि गुलामी की जंजीरें तालिबानियों ने तोड़ दी हैं। तो इमरान खान को तो अब गुलामी की जंजीरें आप समझ में आ रही होंगी जब वो जेल में हैं। तो गुलामी की जंजीरें कौन बांधता है और उसमें कैसे लोग फंसते हैं, ये इमरान खान को अब समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये जो तालिबान के जितने भी जो तहरीकी तालिबान पाकिस्तान के जितने भी, पर इमरान खान के टाइम पर बेटर मैनेज था। अगर आप तालिबान देखा जाए तो उनके टाइम में बेटर मैनेज था। उसका कारण ये था कि 2021 के पहले अगर मैनेज था तो उसका कारण ये था कि अमेरिका और नेटो की फोर्सेस वहां मौजूद थी तालिबान में, ये अफगानिस्तान में।
और सारे जो टीटीपी के आतंकी थे वो जेलों में बंद थे। लेकिन जैसे ही तालिबान ने काबुल की सत्ता पे अपना अधिकार किया, सारी जेलें और दरवाजे उनके लिए खुल गए और फिर वो अपने पुराने मंशा के साथ कि खैबर पख्तूनख्वा पर शासन करना है, पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लागू करना है। और यही जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का, जैसा मैंने कहा कि एक तरफ ये काबुल की सत्ता पर जो है तालिबान को बिठाने के लिए आपके DGISI जाकर के वहां काम कर रहे थे, आतंकियों को भी आप भेज रहे थे कि तालिबान के समर्थन में अमेरिका से लड़े, और उसके बाद आप सीमा पे बाड़ भी लगा रहे हो कि टीटीपी जब आएगा तो कैसे बचाएंगे अपने आप को। तो ये जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम तो पाकिस्तान ने डे वन से किया है, और वही काम पाकिस्तान ने यहाँ भी किया, और उसका ही परिणाम हो रहा है कि आप देखिए तो टीटीपी सीधा सीधा जो पाकिस्तान के आर्मी के के काफिले हैं, आर्मी के जो पोजीशन है उस पर हमले करता है। यही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, शिवम जी, उसने पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला किया था और 132 पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों के मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। यही जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसने मलाला यूसुफजाई जैसी महिला पर हमले किए थे, जो कि समय एक बच्ची हुआ करती थी, प्रोग्रेसिव विचारों को रखने वाली। तो ये जो सारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो खतरा ये पाकिस्तान के हुक्मरान जानते थे, लेकिन आत्मघाती जो सोच होती है कि यदि आप अपना विनाश करने के लिए ही तुल जाएं तो आप भस्मासुरों को ही पालेंगे, अजगरों को ही जो है अपने बैकयार्ड में पालेंगे, और यही अजगर लेकिन यही जो सांप हैं, यही जो भस्मासुर हैं, ये पाकिस्तान को जला रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं, पाकिस्तान की सेना, वो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वो वही उसने इस तरीके की नीतियां अपनाई, और जिसका की परिणाम हो रहा है कि ये जो आज आपके संबंध जो है तालिबान से भी खराब हो गए हैं, तालिबान आपके साथ युद्ध कर रहा है, भारत ने आपको तो 3-3 बार जो है पराजित किया ही है एंटी टेरर ऑपरेशंस में, और 4 बार सीधे सीधे युद्धों में। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो एक डबल स्टैंडर्ड वाली जो नीतियां रही हैं, आत्मघाती नीतियां रही हैं, उसी का परिणाम यह है कि पाकिस्तान आंतरिक रूप से जल रहा है और पड़ोसी भी उसके ऊपर बड़े हमले कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आंतरिक हालात तो पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन चीन को इंटरेस्ट ये है कि भाई उसका सीपेक खराब ना हो, सीपेक और वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो है इफेक्ट ना हो, इसलिए वो सुलह कराना चाहता है। लेकिन इंटरनल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि चीन को उतना उससे फर्क नहीं पड़ता। कर्नल DK यादव जी, आपका भी स्वागत है, आप भी हमारे साथ जुड़े। एक तो ये हमें समझना होगा, बलोचिस्तान में रास्ता देता हुआ पाकिस्तान अमेरिका को न्योता दे रहा है, चीन वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, आप समझ लीजिए। तो ये अब इतने डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, अफगानिस्तान वाला मसला आ रहा है, चीन क्या पाकिस्तान को अब उस लेवल पर मैनेज कर पा रहा है जैसे पहले वो करता था? और अब इनके कॉन्फ्लिक्ट अगर कम हो जाएं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, यानी तालिबान और पाकिस्तान के, तो चीन को कितना बेनिफिट होगा? अगर नहीं हुआ तो क्या नुकसान होगा? नमस्कार, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा सर, आपका अनम्यूट का बटन होगा माइक वाला, उसको एक बार दबा दीजिएगा। हाँ, चलिए, जब तक आप अनम्यूट करते हैं, यही प्रश्न मेरा देवनाथ जी आपसे ही रहेगा। क्या उसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है कि भाई बाहर क्या हो रहा है या अंदर भी कुछ हो रहा है, उससे भी उसको अफेक्ट आता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन को मालूम है कि अगर चीन को सेंट्रल एशिया की तरफ अग्रसर होना है तो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान तक उसको अग्रसर होना पड़ेगा। अफगानिस्तान जाने का जो रास्ता ना सिर्फ नक्शे में बट दिलो दिमाग में भी अफगानिस्तान जाने का रास्ता चीन के लिए पाकिस्तान से ही है। होता यह है कि अफगानिस्तान में जैसे ही चीन पहुंच जाएगा तो उसको तुरंत सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जितने देश हैं उन सब के साथ डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, ईरान के साथ डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, और ईरान के जो पर्शियन गल्फ के जो बंदरगाह हैं वहां तक एक्सेस मिल जाएगा। तो चीन फूंक फूंक के कदम रख रहा है, लेकिन चीन इस रेस में अपने को अमेरिका से आगे रखना चाहता है। चीन जानता है कि अगर इस रेस में अमेरिका से आगे रहना है तो 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखना, दूसरा तालिबान को प्रसन्न करना। अब चीन करता क्या है मैं आपको बता देता हूं। चीन ऐसा करता है कि जाके सबसे पहले अपनी साइंटिफिक और टेक्निकल टीम को वहां भेजता है। ये चालाकियां चीन ने 2002-2004 से करनी शुरू कर दी, और वहां पर ये टेक्निकल टीम्स चाइना से जाके डिक्लेयर कर देती कि फलाने जगह पर जमीन के नीचे लिथियम है,
फलाने जगह पर जमीन के नीचे कॉपर है। और इसके पहले कि अमेरिकन समझ पाए हो क्या रहा है, चीन तुरंत उस लिथियम पर या कॉपर पर जगह पर अपनी माइन बनाकर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दे देता है। और ये तो हर देश में वो कर रहे हैं देवनाथ जी, ऐसा। हाँ, अच्छा, चीन ने ये फॉर्मूला बहुत सक्सेसफुली साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में किया कि जाके बोल दो, अरे आपके यहाँ तो जमीन के नीचे कोयला है और हम कल परसों से ही खोदना शुरू कर देते हैं, जितना नफा फायदा होगा आधा आपका है। तो यही चीज वह अफगानिस्तान में कर रहा है। अब चीन ने उनको बता दिया कि आपके जमीन के नीचे जो लिथियम है और दूसरे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा है और हो सकता है और ज्यादा। एक्सप्लोरेशन का इजाजत दोगे तो $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। तो तालिबान बेचारे भोले हैं, उनको मैथमेटिक्स आती नहीं है, उनको ना बिलियन के बारे में मालूम है ना ट्रिलियन के बारे में, लेकिन उनको ये मालूम है नफा बहुत होगा, फायदा बहुत होगा। यह तालिबान को रिझाने का बड़ा आसान तरीका है। इसी तरीके को इस्तेमाल करके रूस घुसाया था अफगानिस्तान में, इसी तरीके को इस्तेमाल करके अमेरिका घुसाया था। अब जहां तक भारत की बात है, देखिए भारत ने भी अफगानिस्तान में बहुत अच्छा निवेश किया हुआ है। विदेश मंत्रालय के साइट के अनुसार भारत ने अब तक $3 बिलियन का अफगानिस्तान में निवेश किया है। इसका बहुत सारा कारण यह है कि इससे ना सिर्फ भारत और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते अच्छे बनेंगे, वरन वहां हमारा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी पड़ेगा। हमारा एक ही मतलब है कि हम अफगानिस्तान को एज ए काउंटर बैलेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक बहुत ही विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान बहुत खुराफाती मूड में है जब से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए हुए हैं। पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने पका पकाया फल पाकिस्तान के हाथ से चुरा लिया है। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए हैं, भारत में हमने उनको काफी स्वागत किया, रेस्पेक्ट दिया। अब बात हो रही है कि उनकी जो काउंसुलेट है उसको फिर से पहले की तरह से एम्बेसी का दर्जा दे दिया जाएगा, यानी फुल फ्लेज्ड दूतावास कायम हो जाएगा। ऐसा होने पर पाकिस्तान को बहुत तिलमिलाहट हो रही है। हो ये रहा है कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अफगानिस्तान से जितने भी लोग मेडिकल वीजा पे आने की कोशिश करेंगे या व्यापार करने के लिए आएंगे भारत, या टूरिस्ट बन के आएंगे भारत में, या स्टूडेंट बन के भारत में आएंगे, हम तुरंत उनको 5 मिनट में वीजा दे देंगे। इस तरह का अरेंजमेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। मुझे लगता है ये काउंटर बैलेंस जो है वो हो भी रहा है काफी हद तक। ये काउंटर बैलेंस जो है उसमें हम कामयाब भी रहे हैं और ये बिल्कुल विजिट के दौरान ये सब कुछ हो रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, एक बात ये समझना होगा, ना केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान, नजर चीन की भारत के रिएक्शन पर भी हो रही होगी कि भारत किस तरीके से इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, या फिर उसके हक में चीजें जा रही होंगी, उसके हित में चीजें जा रही होंगी। संजीव जी, चीन के नजरिए से। जी जी, चाइना देखिए भारत को तो अपना एक कॉम्पिटिटर के तौर पर वो ट्रीट करता ही है, और भारत का जिस तरीके से प्रभाव लगातार बढ़ रहा है उससे चाइना भी दबाव में रहता है। और चाइना की मंशा जाहिर है कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में, जो छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनमें अपना प्रभाव बढ़ा करके भारत को चेक करने की भी रहती है। और ये जो चाइना का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ये जो सीपीसी होके जाना, उसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण ही नहीं है बल्कि उसके सामरिक कारण भी स्पष्ट हैं। चाइना अपने जो मिलिट्री को भी उस पूरे एरिया में भेज सकता है। ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि वहाँ मिलिट्री के लोग वहाँ पर विजिट इत्यादि करते हैं। तो ऐसे जो चाइना की जो मंशा भारत को घेरने की है वो तो अवश्य रहती है। लेकिन ये जो चाइना है शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला, जाहिर है कि बेहद महत्वाकांक्षी है, अति महत्वाकांक्षी है। लेकिन आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो ऐसे सारी स्थितियों को डील करना जानता है। और हम चाइना का जो विस्तारवाद है उसका भी हम कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। उसके उपनिवेशवाद को हम रिजेक्ट करते हैं। भारत ने कभी भी BRI की जो समिट्स चाइना करता रहा उसमें कभी भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं किया, और यही कह के किया कि जो सबसे बड़ा जो एक बेसिक रीजन था कि आपने मेरे से बिना अनुमति लिए हुए हमारे क्षेत्र में ये अपनी जो CPEC की जो परियोजना है कैसे चलाई।
ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो भारत की टेरिटरी है और भारत को इससे इस संदर्भ में बात करनी चाहिए थी। उसके बाद वहां पर जैसा भी निर्णय होता उसके बाद आप कुछ जो करते, लेकिन ये है कि चाइना ने भारत की संप्रभुता का उल्लंघन किया, भारत की जो सॉवरेनिटी का उल्लंघन करते हुए उसने ऐसा कृत्य किया। तो ये जो भारत इसका तो पहले से विरोध करता रहा। और दूसरा जो एक और भी जो लार्जर रीजन है, जो बेसिक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो पूरी BRI का जो प्रोजेक्ट है वो एक उपनिवेशवादी प्रोजेक्ट है, वो कॉलोनियल है, वो इंपेरियलिस्टिक है और इसके माध्यम से चाइना लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में फंसाता है। तो ये सारी बातें भारत पहले से जानता है, इसलिए भारत इस तरीके की BRI की समिट्स में कभी नहीं गया। लेकिन भारत का जो स्वयं का जो उत्थान और विकास है वो तेज गति से हो रहा है और भारत का जो वैश्विक प्रभाव है बढ़ रहा है। अफगानिस्तान यानी के संजीव साथ जी, भी अब देखिए तो- चीन अपनी कॉलोनीज बनाना चाहता है इन देशों में, मतलब अगर आप बोले बिल्कुल वो अंग्रेजों को कॉपी करके जिससे वो करना चाहते थे, ये उसी तर्ज पर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या कामयाब हुए हैं वो? बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि कॉलोनियल जो एक्सपीरियंस है उसको तो पहले विश्व देख चुका है और उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है और कॉलोनियलिज्म को डिफीट किया गया है। तो ये जो फिर से उसी तरीके से फिर से डेब्ट ट्रैप में जो है फंसाना राष्ट्रों को और फिर वहां बाद में अपनी मिलिट्री भेजना, तो ये जो सारी चीजें हैं वो भारत जानता है, बड़े जो राष्ट्र जानते हैं। और वो जो अनेकों ऐसे जो राष्ट्र हैं उन्होंने प्रोजेक्ट्स को कैंसिल भी करने का भी काम किया है। तो ये चाइना की जो विस्तारवादी जो मंशा है उसके खिलाफ पूरा विश्व लामबंद हो रहा है। और अभी आप देखिए तो चाइना का जो विस्तारवाद है उसको रोकने के लिए ही ये जो क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है और उसके साथ साथ आकुस का एक मिलिट्री अलायंस भी बना है। और अनेक तरीके के यदि आप साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्रों को देखें, लेकिन तो वहां एक पर चीज भी तो है, चीन की ताकत को भी मानना पड़ेगा। चीन ने जिस तरीके से खुद को डेवलप किया है, उसकी सोच ठीक है, वो अपने हित की, अगर सेल्फिश मोटिव है तो अपने देश के लिए है। और कभी कभी मुझे लगता है सेल्फिश होना उस देश के लिए हित में, अगर मान लीजिए भारत इस जगह पर होता और भारत भी इस तरीके से एक्सपेंशनिस्ट थॉट प्रोसेस रखता तो भारतीय उसको गलत ना बताते। यूके देवनाथ जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है, चीन एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है और आगे भी बनता जा रहा है। उसने हर सिचुएशन को इस तरीके से मैनेज किया, उसके विरुद्ध पूरी दुनिया भी आ जाए, उसने हर चीज को डिप्लोमेटिकली हल, चाहे आप ट्रंप का कह लीजिए वार या फिर कोई और सिचुएशन कह लीजिए, चाहे ग्लोबल लेवल पर, हर जगह उसने अपना काम तो कर लिया है। तो उसको टैकल कर पाना रियलिस्टिक है अब उतने लेवल पर बाकी देश हैं या फिर नहीं? यूरोप छोड़ दीजिए, बाकी देश समझ लीजिए उन तो अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो रहे हैं। तो अब चीन को रोकने का या फिर उस सोच को काउंटर करने के लिए कुछ है भी, कुछ ताकत है कि नहीं है? शिवम जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपका सवाल ये दर्शाता है कि हम जानना चाहते हैं कि अगले दशक में भारत का क्या रुख होना चाहिए। चीन से चीन दुश्मन नहीं है, हमारा कंपटीटर है। हाँ। देखिए, मैं चीन का मॉडल दर्शकों को बताना चाहता हूँ। 5 चीजें चीन करता है। एक, जितनी इन्वेस्टमेंट चीन ने साउथ ईस्ट एशिया में की है और अफ्रीका में की है और लैटिन अमेरिका में की है और अब वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में कर रहा है, ये सब चीन के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉडल भारत को समझना पड़ेगा। लेकिन 100% बैंक गारंटी सपोर्ट चीन की सरकार की होती है। ठीक है। यानी चीन का इन्वेस्टर ए अगर अफ्रीका में जाकर $1 बिलियन इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, चीन की सरकार उसको 100% गारंटी देती है कि अगर तुम्हारा ये $1 बिलियन अफ्रीका में डूब गया तो चीन की सरकार अपनी सोवरेन गारंटी देती है कि वो उसको भरपाई करेंगे। ये मॉडल इंडिया को लागू करना पड़ेगा। हमारे यहां हम सोच भी नहीं सकते ऐसा फिलहाल। बिल्कुल। दूसरी चीज, जैसे ही चीन की एक प्राइवेट कंपनी अफ्रीका में इन्वेस्ट करती है, कहीं इन्वेस्ट करती है, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी इक्विपमेंट, अब देखिए कैपिटल मशीनरी, अफ्रीका में अगर माइनिंग करनी है तो चीन से बुलडोजर्स, एक्सकवेटर्स, हैवी ड्रिलिंग मशीन, क्रेन अफ्रीका में भेजना पड़ता है। बिल्कुल। 100% उन पर कस्टम्स नहीं लगता, 100% उन पर कोई भी एक्सपोर्ट शुल्क नहीं लगता। ये चीज अभी तक हम भारत में सोच ही नहीं सकते कि भारत में अगर एक एंटरप्रेन्योर ए है, वो अफ्रीका में 10 बुलडोजर और 10 क्रेन और
10 टनल बोरिंग मशीन भेज रहा है, तो भारत सरकार पूरे के पूरे उसकी जो मशीनरी भारत से अफ्रीका जा रही है उसको जीरो शुल्क लगाए, एक्सपोर्ट शुल्क लगाए या बिल्कुल। बॉर्डर क्रॉसिंग जो भी। बिल्कुल। तीसरी चीज जो चीन सबसे बड़ी करता है कि अफ्रीका में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट कर रहा है उसकी जो इनकम होती है, जैसे चाइनीज इन्वेस्टर में अफ्रीका में बोला कि ठीक है हम आपके यहाँ पे डायमंड माइनिंग करेंगे, ठीक है। उसकी जो इनकम होती है उस पर चीन की सरकार 0 इनकम टैक्स लगाती है। यानी जो उसने अफ्रीका में कमाया वो पूरा का पूरा उस कंपनी का। भारत में हमारा जो माहौल है अभी, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा करेंगे कि हमारा एक करोड़पति उद्यमी वहां पे डायमंड माइनिंग करके 200 करोड़ कमाए और भारत सरकार जीरो उस पर टैक्स। 0 इनकम टैक्स लगाए। देखिए स्ट्रेटेजिक चीज समझनी पड़ेगी। उनको मालूम है चीन को कि पहले घुसना है अमेरिका को पीछे रखना है अफ्रीका से। ठीक है। ये यहाँ पे इनकम टैक्स ले लिया और वहां पे कस्टम शुल्क ले लिया, ये तो चुन्नू मुन्नू चवन्नी अठन्नी वाली सोच है। बिल्कुल। उनकी सोच है कि अगले 50 साल में 100 साल में अफ्रीका की जो दौड़ है उसमें अमेरिका को पीछे रखना है, अमेरिका को खदेड़ देना है। अफ्रीका आउट अमेरिका अभियान अफ्रीका में। ठीक है। बिल्कुल। तो चीनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भारत में अभी तक आई नहीं है। ठीक है। ठीक है। और भी कोई पॉइंट अगर आप उसमें ऐड करना चाहें, अगर आप कोई पॉइंट छूट गया हो। हाँ, मैं आपको बताता हूं संजीव जी। क्या होता है कि जैसे चीन का जब उद्यमी जैसे ही कोई इक्विपमेंट अफ्रीका को या साउथ ईस्ट एशिया को एक्सपोर्ट करता है, तो जैसे समझिए वो एक क्रेन एक्सपोर्ट कर रहा है अफ्रीका को। ठीक है। तो क्या होता है उनका एक बड़ा अजीब सा सिस्टम है। उस क्रेन को बनाने के लिए चीन के उस उद्यमी ने, जाहिर बात है वो समझिए चेंडू में बनाया गया उस क्रेन को, उसको बनाने के लिए इतना स्टील, लोहा, कॉपर, बिजली का सामान, बिजली की तारें, हाइड्रोलिक ऑयल, ग्रीजेस चीन में दरकार पड़ी या मैन पावर दरकार पड़ी। उसका जो इनपुट जो था उस पे जो टैक्स लगाया गया था वो पूरा माफ हो जाता है। ठीक है। यानी एक मतलब इतना सपोर्ट है, इतना सपोर्ट है कि भाई कैसे आप कामयाब नहीं होंगे। और अब आपको कमाने, अगर देखिए सारा पैसा आएगा भी तो घूम फिर के देश में ही आएगा। जब वो कमाई होगी, जब वो बिजनेसमैन वो इन्वेस्ट करेगा तो वो चीन में ही तो इन्वेस्ट करेगा। संजीव जी, ये श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए, ये तो एक फुल प्रूफ प्लान के रूप में देखा जाए इसको कि भाई वो तो अपने हित के लिए कर रहे हैं। ये मॉडल क्या बाकी देश अपना नहीं सकते? बाकी देश से अर्थ हमारे अपने देश से भी है। हम भी अपने प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर भेजें, फुल सपोर्ट दे दें, और जो ये मॉडल है, कम से कम इस मॉडल, आप एग्जैक्टली चीन के साथ रेस नहीं कर सकते, हम हर बार कहते हैं, लेकिन इस मॉडल को तो कॉपी कर सकते हैं। कुछ चीजों को जो है सीखने की बात है, कॉपी तो नहीं कर सकते। हर एक राष्ट्र की अपनी जो सोच है, अपनी जो स्थितियां हैं वो अलग होती हैं, लेकिन चाइना से कुछ चीजें जरूर लेसन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। और वो एक लेसन जो सबसे बड़ा यही है कि चाइना जो है कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को जो उसने विकसित करने का जो कार्य किया है वो वास्तविक रूप से उसकी एक बड़ी सफलता है। मिलियंस ऑफ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना और गरीबी से बाहर निकालना, ये चाइना की एक बहुत बड़ी सफलता रही है। और 1979 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद से चाइना जो है डबल डिजिट की जो ग्रोथ है उसने दशकों तक हासिल की और काफी तेज गति से चाइना विकसित हुआ और चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया। मैन्युफैक्चरिंग हब जो है विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके वो उभरा और उससे चाइना की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी हुई। और चाइना जाहिर है कि उसने अपनी जो कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित किया है। और चाइना की जो महत्वाकांक्षा यहीं तक नहीं है, वो पूरे जो है आगे भी उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। और ये जाहिर है कि चाइना से ये लेसन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हम भी अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को तेज गति से विकसित करें। और इस बात को का रियलाइजेशन आज की प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार को है। और इसी वजह से आप देखिए तो हमारा जो आज का विजन है वो है विकसित भारत को बनाने का। ठीक है। तो विकसित भारत को बनाने का जो विजन है, इसमें अभी तक मिलिट्री वाला एंगल नहीं आया, मतलब ये एक समझने वाली बात होगी।
जब भी चाइना जो कर रहा है, आप कंपेयर करिए अमेरिका से, तो मिलिट्री वाला एंगल उसमें जल्दी आ जाता है। ये आप इस बात से सहमत हैं क्या? देखिए, मैं जिस बात पे अभी आ रहा था कि विकसित भारत को बनाने का जो विजन है वो हमारा भी है, और हम इसको जो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करने का ही विजन है। ये विकसित भारत का जो विजन है, जिसको कि हम करके रहेंगे, और देर जरूर हुई है, लेकिन आज की सरकार का विजन है, और मैं आशा करता हूं और विश्वास भी है कि और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो है आने वाले समय में इस विकसित भारत को बनाने में अपना हम पूरा योगदान दें। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि चाइना का ये जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद का जो चाइना का जो सोच है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। चाइना जाहिर है कि अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, वो एक डिक्टेटरशिप वहां पे रहती है, ये समस्याएं रूल है। हाँ, ये समस्याएं और चाइना जाहिर है कि अनेक तरीके के जो फॉल्स टेरिटोरियल जो क्लेम्स हैं, पूरे साउथ चाइना सी को ये कह देना कि ये 90% इसका भाग हमारा है, ठीक है, जो है ये एक फाइनल कमेंट, क्योंकि अंत में आ गए हैं देवनाथ जी, आपसे मैं लेना चाहूंगा डिफरेंस बिटवीन अमेरिका का स्टाइल और आप चीन का स्टाइल में आप शॉर्ट में मुझे समझा दीजिए। जो आपने चीन का तो समझा दिया, अमेरिका क्या करता है इस शॉर्ट में, अगर आप बता पाए। ठीक है, शायद इनका नेटवर्क का इशू यहां पर आ रहा है, लेकिन बड़ी बात ये समझ में आई है कि भाई हर एक किसी का ऑपरेशनल स्टाइल जो अलग है। देवनाथ जी, आपका फ्रेम वापस आ गया, अमेरिका के स्टाइल के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में। जिस तरीके से चीन करता है, और उसमें आपने प्राइवेट प्लेयर्स की बात करी, लेकिन अमेरिका वहां पर जहां मिलिट्री ज्यादा नजर आती है, उसमें क्या फर्क? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा, आपका ऑडियो शायद नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा ये फाइनल कमेंट संजीव जी आपकी तरफ से, वहां नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। देखिए मैं ये कह रहा था कि अमेरिका का जो फिर भी उसका जो बिहेवियर है वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसका बिहेवियर उस तरीके का नहीं हो सकता जैसा कि चाइना का खतरनाक हो सकता है। चाइना में ये जो मिलिट्री वाला एलिमेंट आप पाकिस्तान में देख रहे हैं कि कभी कभी ये दिख जाता है, और उसी तरीके से चाइना अभी बेसिस बना रहा है। तो चाइना की जो मंशा है अपने अथॉरिटेरियन वैल्यूज को डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर थोपने की भी है, विस्तारवादी मंशा है, फॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये पूरे विश्व के लिए, लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसके लिए एक चुनौती का कारण बन सकता है। और चाइना का जो के साथ हम लेसन तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन चाइना को डील करने के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। वेस्टर्न फ्रंट पर भी अपने आप को हमें डील करने के लिए तैयार तमाम पहलुओं पर हमें तैयार रहना होगा। समय इतना ही था। संजीव श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक है, कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आएंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।